हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी भी चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड में दो एप्लीकेशन पूछा जाता है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल, दो डिफरेंट सेल के ईएमएफ का कंपेरिजन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल, ठीक है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। ओके, और जो दूसरा लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का, उसमें हम बाकी के 3 और एप्लीकेशन है जो आरबीएसई बोर्ड को पढ़ना होता है, लेकिन वो एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का ही है, तो हम पढ़ लेंगे। कंपटीशन में वो कभी कभी क्वेश्चन उससे आ जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, पूछा क्या जाता है, हाउ यू विल कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल्स, ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की मदद से दो डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को आप कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाइए और उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए। अब सर्किट डायग्राम तो मैंने बना लिया है यहाँ पर। ये जो है ना पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये सेल है, बैटरी लिमिनेटर है, ये की है, ये रियोस्टेट है। ठीक है, और E1 एंड E2 टू डिफरेंट सेल है, जिसका हमको क्या करना है, ईएमएफ का रेशियो जिसका फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए कि E1 एंड E2 एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, E2 है, और एक टू वे की लगा हुआ है। कौन सा की, टू वे की। अब ये टू वे की क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब समझते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं लेक्लांचे सेल। ठीक है, ये पूरा सेल का सेटअप ही है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन की इसको लेप बना करके इसको बनाया जाता है। और ये जो पॉट है, प्लास्टिक पॉट है, इसके अंदर हम NH4Cl डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन। और ये जो है ना, ये जो रॉड है, दिस रॉड इज ए जिंक रॉड। व्हाट इज दिस, जिंक रॉड। अब ये जो है ना जिंक रॉड, ये बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव टर्मिनल की तरह, और ये बिहेव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। तो इसी सेल को पोटेंशियोमीटर कल दिखाया था, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एक जगह पर, नेगेटिव सारे टर्मिनल को दूसरे जगह पर। अब ये तो एक सेल है। अब दूसरा सेल हम दिखा देते हैं आपको, डेनियल सेल, इसको कहते हैं डेनियल सेल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कॉपर पॉट है। ठीक है, और इसके अंदर कॉपर पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन डाली जाती है। ठीक है, और ये पोरस पॉट है, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। और ये जो है ना, ये जिंक रॉड, ये नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है, ये पॉजिटिव की तरह काम करता है, और इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन डालते हैं, और देन H2SO4, और ये जिंक रॉड। ठीक है, जिंक रॉड तो नेगेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, उसमें भी काम करता है, इसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो यही दो सेल है। ओके, तो ये दो सेल तो तुमको समझ में आ गया। अच्छा, दो सेल जब समझ में आ गया, तो ये समझो कि टू वे की क्या होता है। देखो, टू वे की का मतलब होता है कि दो डायरेक्शन से काम करे। अब ये जो है ना, इसको हटा देंगे तो इसके साथ जो कनेक्टेड रहेगा वो तो एक्शन में रहेगा, वो काम करेगा, वो वर्किंग रहेगा। लेकिन जहां से हमने की हटा दिया है वो काम नहीं करेगा, वो दूसरा सेल काम नहीं करेगा। तो ऐसी टू वे काम करता है। ठीक है, टू वे एक ही रहता है तो वन वे है, और जब दो की लगा हुआ है तो टू वे है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन, ठीक है, ऑन द बोर्ड, तब और आपको डिटेल इसका समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, ये जो है ना, ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये वाला ये भी वायर है पोटेंशियोमीटर का, इसमें बैटरी लिमिटर है, की है, रियोस्टेट है, कल से ही समझा रहे हैं। अब इसमें ना एक बैटरी E1 लगा हुआ है और ये टू वे की है। होता क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, let us consider two cells are connected with potentiometer as shown in the figure. The EMFs of two different cells are E1 and E2. दो different cell का EMF जो है ना, E1 and E2 है। अब देखो, इसमें E1 1 and 2 के बीच हम की इंसर्ट कर दिए, तो अब सेल E1 जो है वो वर्किंग में आ गया, वो काम करेगा।
लेकिन सेल E2 जो है वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से की हमने हटा दिया हुआ है। अच्छा, अब हम जॉकी को क्या करते हैं, इसी जॉकी को घुमाते हैं। पहले तो एक बार तो चेक कर लो कि तुम्हारा सर्किट सही से कनेक्टेड है कि नहीं। तो तुम उसके लिए क्या करते हो, लेफ्ट साइड पर की रखते हो, फिर राइट साइड पर रखते हो। अब जब तुम देखते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो L1 लेंथ है और इस लेंथ पर इसका बैलेंसिंग लेंथ आ गया, बैलेंसिंग पोजीशन आ गया, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है नल डिफ्लेक्शन आ गया जॉकी J इस पॉइंट पर। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल पॉइंट पर L1 आया तो हमने उसको नोट कर लिया, उसकी रीडिंग ले ली मीटर स्केल से। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने, सपोज बी इंसर्ट द की बिटवीन 1 and 2 एंड देन बैलेंसिंग लेंथ L1 इज ऑब्टेन्ड। तो आप जानते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ विल बी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 की होगा, नहीं सॉरी EMF जो होगा सेल का दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। अब U1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, K L1। अब ये K क्या है, इसी को बोलते हैं व्हाट इज K, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देख बेटा ये तो समझ में आ गया। फिर अगेन we insert the key between 2 and 3, then balancing length is obtained, at L2 पर हो गया। अब मतलब कहने का ये की हटा दीजिए और इस की को इंसर्ट कर दीजिए। एक की को आपको हटाना पड़ेगा, कौन से वाले, E1 वाले जो सेल जो वर्किंग था उसकी को हटाइए और इसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगा, अब ये सपोज कीजिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए अंदर भी आ सकता है, नीचे पीछे भी आ सकता है L1 से, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा, जिसका EMF ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बैलेंसिंग लेंथ भी कम ज्यादा होगा, नहीं। तो यहाँ पर एक आगे भी हो सकता है पीछे हो सकता है, मैंने माना कि आगे है, चलिए आगे है और L2 है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो अगर नहीं दिक्कत वाली बात तो है E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा L2 के, और E2 इक्वल टू K L2, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो, डिवाइडिंग करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। जैसे ही डिवाइड करोगे तो E1 अपॉन E2, ये J1 भी बोलते हैं, अभी इसको चेंज मत करो, J1 ही लिखो, ये बार बार मुझे आदत हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था। J1 अपॉन J2 इक्वल टू K कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये समझ में आ गया, यही एक्सप्रेशन तुमको निकालना रहता है एग्जाम में, कोई ज़्यादा बड़ा तो ये बात है नहीं बड़ी, बस ये सर्किट डायग्राम तुमको याद रखना है और थोड़ी सी बातें लिखनी आनी चाहिए। सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ए सेल यू स्टेट है, सब थोड़ा सा लिख लो। 2 सेल्स कनेक्ट करें जिसका EMF U1 है, E2 देख लेना तुम्हारा टाइम कैसे है और वहाँ मार्किंग कैसे है। तो थोड़ा बहुत बातें अब बनाने आ ही गया होगा, मैंने कल ही पोटेंशियोमीटर का इतना थ्योरी सब समझाया था। अब देखो इसमें नोट देके बात क्या लिखने वाली है, मान लो सपोज करो कि एक सेल स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है जिसका EMF नोन है, ठीक है। अगर मान लो लेट E1 या इसी को तो E1, ये इसको मैं बार बार E1 बोलता हूँ, J1 कहलाता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा चेंज करूं बट बार बार बोलने की आदत हो गई है। देखो J1 इज नोन, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ J2 एज J2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ मुझे, ये J2 ये L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 इंटू E1, ये हो गया। क्लियर है कंसेप्ट। तो मतलब J2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू J1, ये हो गया आपका अननोन EMF। हम फाइंड आउट कर लिए क्या है ये अननोन EMF विद द हेल्प ऑफ नॉन EMF। क्लियर है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पर
बेस्ट न्यूमेरिकल है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे दूसरा एप्लीकेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अरे बच्चों, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ देख लिया था टू डिफरेंट सेल्स का। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यही डेनियल और लेक्लांचे जो अभी दिखाया था, उसी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो पोटेंशियोमीटर की मदद से आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सर्किट कैसे कनेक्ट करेंगे, मैंने पहले वाले में जस्ट उतना ज़्यादा लिखा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार जो सेकेंड वाला है ना उसमें लिख दूं, ताकि एक पैटर्न तुमको पता चल जाए कि तुम कैसे दोनों सर्किट का एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने लिखा है एज शोन इन द सर्किट a battery of EMF E0 key K and a rheostat RH is connected in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है सारे, ठीक है। A cell of EMF E is connected with a galvanometer G and a jockey J। सेल जो है ना EMF है, EMF का सेल एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी J से कनेक्टेड है। साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, a resistance box RV is connected with the cell in primary parallel combination। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको समांतर में लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को, ठीक है। और यहां पर ये की है जो कि अभी ओपन है, ठीक है। जैसे वन वे की है, टू वे की नहीं है। जैसे कि ओपन है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल का इन्वॉल्वमेंट है, रेजिस्टेंस बॉक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस अभी नहीं लगा हुआ है, सेल सर्किट में कनेक्टेड है। अब देखिए, सेल कनेक्टेड है, व्हेन की K1 इज ओपन देन बैलेंसिंग लेंथ L1 इज ऑब्टेन। हमने ऐसा माना कि जैसे ही की K1 को ओपन रखे हुए हैं, तो चूंकि सेल ही कनेक्टेड है, तो यहां से की कनेक्टेड है, सर्किट में करंट जाएगा ही ना, तो एक बैलेंसिंग लेंथ L1 ऑब्टेन होता है, ठीक है। बाकी मैंने सब तुमको पोटेंशियोमीटर जब पढ़ाया था वहां पर वर्किंग में सब चीजें समझाया हुआ कैसे बैलेंसिंग लेंथ होता है, बस उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ हमको आगे बढ़ना है। अब जैसे इसका जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो देखो, E जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J1, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L1 के, ठीक है। तो J इक्वल टू क्या लिखेंगे अब बताइए, KL1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। Now we insert a resistance from resistance box। रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं इन सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ओके। अब देखो, और की को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देन सर्किट रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की K1 इज क्लोज्ड। जैसे ही क्लोज करते हैं, देन बैलेंसिंग लेंथ L2 इज ऑब्टेन। तब बैलेंसिंग लेंथ क्या ऑब्टेन होता है, L2 ऑब्टेन। प्यारे बच्चों, L2 इज ऑब्टेन। अब बैलेंसिंग लेंथ देखो, इसमें रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ऑफकोर्स इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, ऑफकोर्स इसका लेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे यहां पर ये L2 हो जाएगा, और ये जो है ना जॉकी यहां पर बैलेंसिंग लेंथ दिखाएगा, इस पॉइंट पर, इस पर, ठीक है। जॉकी का पोजीशन शिफ्ट होगा क्योंकि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में हमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसी सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसके मतलब जो पैरेलल जो लगा रहता है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब वो जो पोटेंशियल बताएगा V, वो कितना होगा, KL2, ठीक है। वो डायरेक्ट मैं लिख दिया हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो KL2। K क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, समझ में आया होगा तुमको, ग्रेडियंट। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब ये दोनों हमें समझ में आ गया, ठीक है। और हम जानते हैं, वी नो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग बैटरी,
in case of discharging बैटरी का जो ईएमएफ होता है ना वो E इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस IR, नहीं ये होता है, गलती हो गया था, मिस्टेक, चलो कोई नहीं। अब ये V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, तो बता मुझे इसको तुम क्या लिखेगा, R इक्वल टू क्या लिखेगा, यहाँ पर R इक्वल टू लिखेगा, इसको इस साइड लाओगे, यहाँ लाओगे तो E माइनस बी अपॉन आई, कोई दिक्कत, E माइनस बी अपॉन आई को क्या लिखेंगे बता मुझे, V अपॉन R, और इसी चीज को लिखेंगे E माइनस बी इंटू, इसको आगे बढ़ाओ इस चीज को, तो R इक्वल टू क्या लिखोगे, E माइनस बी अपॉन बी इंटू R। क्लियर है? अब क्लियर है ना, तो R की वैल्यू निकालो, R इक्वल टू क्या लिखोगे, R इक्वल टू E की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, KL1 माइनस V की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, KL2 अपॉन KL2 इंटू R। कोई दिक्कत है तो बताइए, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब इतना कहां से लिखे बताओ मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, यही दो इक्वेशन से तो लिखे आप। अब इसको चलिए लिखिए, यहाँ पर R इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ मुझे, के कैंसिल हो जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है, ये हो गया R की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। कोई दिक्कत तो बताओ, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस L1 माइनस L2 अपॉन L2, तो इसी से बात से पता चल रहा है कि इनिशियल लेंथ ज्यादा होगा, फाइनल लेंथ कम होगा। ऑफ कोर्स टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है सेल के ईएमएफ से तो कम ही होता है ना, तो इसलिए हम ऐसा लिखें, ठीक है। ये आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी इस पर एक प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर आते रहता है सीबीएसई का, और जो भी बोर्ड हो, हर एक का, आरबीएसई हो, हर एक बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कहता क्या है कि the null points for the two primary cells of EMF E1 and E2 are connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 cm and 300 cm। मतलब जो नल पॉइंट होता है ना, इस तरह से कनेक्टेड है दोनों E1 एंड E2। देखो इसमें कनेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, इसके नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है ना, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का, ये अपोजिट कनेक्शन है, ठीक है, ये अपोजिट है, ये सेम डायरेक्शन में कनेक्शन है, ठीक है। अब इसमें एक में बैलेंसिंग लेंथ जो होता है 120 सेंटीमीटर है, दूसरे में बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले वाले केस में अगर हम ले इन फर्स्ट केस, फर्स्ट वाला जो सर्किट है इसमें, तो इन फर्स्ट सर्किट में अगर लेंगे आप तो कितना लेंगे, E1 प्लस E2 इक्वल टू KL1, तो L1 की जगह पर मैं लिख दूं 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बार बार मैं बता रहा हूं, वो EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, सॉरी EMF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और अगर इक्वल टू लिखना है तो ग्रेडियंट के साथ क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई। इतना समझ में आई बात है। तो अब इन सेकेंड सर्किट में ले, तो सॉरी ये जो है ना, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो E1 माइनस E2, अगर तुम ऐसे मूव करोगे कि किरचॉफ्स लॉ लगाओ, तो जो पहले आता है तुम उसको पॉजिटिव लेते हो, तो ये ऐसा भी केस ले सकते हो, पहले पॉजिटिव और देन नेगेटिव, उसके बाद फिर माइनस कर सकते हो, दोनों ही केस है। हमने यहाँ पर ये ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो, बात एक ही, एक काम करो तुम ऐसे मूव कर लो जो तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया तो इसको हटाना नहीं चाहता। तो ऐसे इस सर्किट में, कौन, ऊपर वाले सर्किट में ऐसे मूव करोगे ना तुम, तो ये होगा क्या, E1 पॉजिटिव और E2 क्या होगा, नेगेटिव। तो E1 माइनस E2 इक्वल टू K इंटू 120, और इस वाले केस में जो देखोगे ना, तो दोनों ही पॉजिटिव, E1 प्लस E2 इक्वल टू K
120 की जगह पर लिख लीजिए 300 सेंटीमीटर, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है? अब ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करिएगा ना तो 2E1 इक्वल टू, ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 420 के E1 इक्वल टू 420 अपॉन 2 के, तो 2110 के, ये E1 इक्वल टू हो गया। क्लियर है? अब E1 समझ में आया तो E1 की वैल्यू हम कहाँ रख दें, कहीं पुट करो इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो पहले इक्वेशन 1 में ही 2 में ही पुट करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का लफड़ा है नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 इन इक्वेशन 2, कौन सा इक्वेशन में बेटा 2 में। तो E1 की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे 210 के प्लस E2 इक्वल टू 300 के, और E2 इक्वल टू 300 के माइनस का 210 के। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़िए। ये E2 है और यहां पर इसको जैसे ही माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, ये होगा 90 के। समझ में आई बात है इतनी? अब ये 90 के हो गया। क्लियर? और ये कितना है, इसकी जो वैल्यू है 210 के। तो अब दोनों का रेशियो निकालिएगा, कितना होगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू 210 के अपॉन 90 के। तो के कैंसिल हो जाएगा तो इतना, तो ये 7 अपॉन 3। ठीक है बेटा? तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 7 अपॉन 3, और हमें यही रेशियो निकालना था E1 अपॉन E2 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रेशियो निकल गया। तो हमें पहला तो जो क्वेश्चन था फाइंड E1 अपॉन E2 वो मिल गया। अब E1 अपॉन E2 मिल गया तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नल पॉइंट फॉर सेल E1। ठीक है, सेल E1 एंड E1 के लिए नल पॉइंट निकालना है। प्यारे बच्चों E1 के लिए निकालना है, E1 माइनस E2 है, E1 प्लस E2 के लिए नहीं। तो हम मान रहे हैं ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में E1 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू L नॉट। मान लो सपोज करो कि हमें L निकालना है, L नॉट नहीं L निकालनी है। तो हम E1, ये इतना तो पता है, इक्वेशन बना लो इसमें 3। ये कौन सा इक्वेशन है, थर्ड। और थर्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन इसको भी तुमको बनाना पड़ेगा, यूज होगा इसका 3, और ये बना लो 4। ओके, अब क्या करो, इस वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और या तो k की वैल्यू निकाल लो या फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, बाद में l की वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा यही रहेगा, ज्यादा मतलब वेरिएबल्स नहीं आएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो E1 माइनस A2 अपॉन E1 इक्वल टू K इंटू 120 अपॉन K इंटू L, और K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कैंसिल ही कर दो, इंटू हटाई हुई है या डॉट करके कैंसिल हो गया। अब देख E1 अपॉन E1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस E2 अपॉन E1 इक्वल टू 120 अपॉन L, और E2 अपॉन E1 अगर उल्टा करो ना इसको तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर ये यही चीज है तुम्हारा। तो ये 1 माइनस 7 अपॉन, सॉरी ये ऊपर जाएगा ना तो 3 अपॉन 7 हो जाएगा 120। ये फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। ये इक्वेशन 3 है बेटा, 3 इक्वेशन नंबर से। अब हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। इसको थोड़ा सा रफ करो और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर इसको रफ कर ली। इसमें देखिए 1 माइनस 7, 1 माइनस 3 अपॉन 7 इक्वल टू 120। तो ये 7 माइनस 3 अपॉन 7 इतना लिख सकते हैं 120। ये गलती हो रहा है, यहाँ एल छूट गया हुआ, एल तो अपॉन एल। ओके, तो ये हो गया एल, और ये हो गया 4 अपॉन 7 120 अपॉन एल। एल की वैल्यू निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 4L इक्वल टू 120 इंटू 7, मतलब
L इक्वल टू 120 इंटू 7/4, ये 4 3 जा 30, 210 इतना सेंटीमीटर का लेंथ का पर क्या आएगा, बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। नल पॉइंट फॉर EMF E1 will be 210 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर होगा, 210 सेंटीमीटर। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, ओके।